हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम लोग प्रस्तुत हुए हैं हमारे तीसरे एपिसोड ऑफ डेवलपमेंट डायलॉग्स में। इससे पहले 2 एपिसोड्स ऑलरेडी डेवलपमेंट डायलॉग्स के हो चुके हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने कवर किया था कि सोशल वर्क की पढ़ाई क्यों की जाए, कैसे की जाए और कहाँ से की जाए, और उसको करने के उपरांत कौन कौन सी नौकरियां हैं जो अवेलेबल होती हैं, जिनको स्टूडेंट्स कर सकते हैं। उसी चर्चा के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक निकल के आया था जो तारा जी ने बताया था कि सोशल एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं लोग। उसी चर्चा को आगे लेके जाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनजीओ या ट्रस्ट जो होता है उसको किस प्रकार से बनाएं और किस तरीके से उसको रजिस्टर करें और उनके क्या क्या फायदे हैं। मुझे और तारा जी को आप पहले से जानते ही होंगे, फिर भी जो व्यूवर्स पहली बार हमें देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें। मेरा नाम राजश्री है और मेरे साथ ताराचंद है। हम दोनों ने एमए सोशल वर्क की पढ़ाई की है और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है, और हम लोग भिन्न क्षेत्रों में काम कर चुके हैं। तारा जी ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवाया 2002 में, एनजीओ है जो, और इसलिए उनसे बेहतर कोई हमें नहीं बता सकता है कि क्या क्या फायदे हैं एक एनजीओ रजिस्टर करवाने की, क्या क्या मुश्किलें आती हैं और किस तरीके से एनजीओ को चलाया जा सकता है। तो इसी संदर्भ में मैं तारा जी का स्वागत करना चाहूंगी। तारा जी, अ वार्म वेलकम टू यू। और सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे हम आपसे कि रजिस्ट्रेशन एक एनजीओ का या ट्रस्ट का क्यों कराना चाहिए, इससे फायदे क्या हैं कि आपको एनजीओ या ट्रस्ट को रजिस्टर कराए। धन्यवाद राष्ट्री। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैंने कहा था कि सोशल वर्क जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए, अगर वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करना चाहते हैं तो उनके लिए अपार अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मौजूद हैं। और सोशल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक एनजीओ चला सकते हैं, आप एक कंपनी भी चला सकते हैं जिसका मोटिव जो है वो सोशल डेवलपमेंट हो, सोशल इनोवेशन हो। आज हम बात कर रहे हैं, जैसे राशि ने मुझे बताया है कि हम लोग आज एनजीओ फॉर्मेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो एनजीओ क्यों फॉर्म करना चाहिए, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से या कुछ लोग मिलके आप बिना किसी लीगल एंटिटी के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के अगर कोई आप सामाजिक कार्य करते हैं तो उसका कोई लीगल वैल्यू नहीं होता एक्चुअली, है ना। अगर आप कहीं किसी को बोलते हैं कि भाई आप जो है समाज विकास का काम कर रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं या महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं और आपको कोई मदद करना चाहता है, तो वो आपसे पूछेगा कि भाई आपका लीगल स्टेटस क्या है, मतलब, है ना, लीगल कुछ है आपके पास में ऐसा डॉक्यूमेंटेशन जो प्रूव करता हो कि भाई आप समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि समूह के स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन उनका कोई लीगल कोई वैल्यू नहीं होता। और जब आप किसी से समर्थन मांगते हैं, चाहे वो डोनेशन के रूप में हो, चाहे वो आपको इन काइंड हो, वैसे समर्थन के लिए, वैसे सहयोग के लिए जरूरी है कि आपके पास में एक कोई कानूनी एक रूप से एक ढांचा हो जिसके लिए आप बोलें कि भाई हमने ये संस्था बनाया है और हम इस संस्था के माध्यम से हम ये काम करना चाहते हैं। तो जब आप एक लीगल फॉर्म देते हैं तो उसका जो है एक वैल्यू बढ़ता है, उसका एक आइडेंटिटी बनती है और एक लोगों का विश्वास आपके ऊपर होता है कि आप कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, आप एक संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए अगर आप उसको एक बहुत बड़े स्केल पे लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई आप उसको एक लीगल एक फ्रेमवर्क में लेके आओ अगर आप ऑर्गेनाइज वे में कुछ लंबे समय तक कुछ बड़ा कुछ करना चाहते हो, है ना। देखिए, वैसे तो कोई समाज सेवा के लिए कोई कानूनी रूप से कोई आप एक ढांचा तैयार करें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग चाहिए, एक बड़े स्केल पे आप लेके जाना चाहते हैं और बहुत सारी जो सरकारी स्कीम्स हैं उनका फायदा उठाना चाहते हैं, या जो इंडिविजुअल डोनर्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल डोनर्स हैं और उसके अलावा कंपनीज हैं, फाउंडेशंस हैं,
इन सब से अगर आपको मदद चाहिए तो सबसे बड़ा उनका एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि भाई आपका लीगल स्ट्रक्चर क्या है। तो इसलिए संस्था जो है को रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है, एक लीगल स्ट्रक्चर देना बहुत जरूरी है। जी बताइए। जी जी राशि। जी तारा जी, तो जैसे कि आपकी बातों से निकल के आ रहा है कि इंडिविजुअल लेवल पे लोग सपोर्ट तो करते हैं जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल सपोर्ट फिर कुछ इंडिविजुअल्स तक ही लिमिटेड ना रह जाए, धीरे धीरे करके, क्योंकि हमें दूसरे लोगों के पास भी जाना पड़ता है। तो जब आप ऑर्गेनाइज होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, तो लोगों की आपके ऊपर में भरोसा ज्यादा बढ़ता है और उस तरीके से वो आपको डोनेशन देने के लिए या इन काइंड की हेल्प करने में हेल्पफुल होता है। आपने बहुत जी जी। अच्छा बताया। तो इसी से एक बात और निकल के आती है कि क्या ये जरूरी है कि जिन लोगों ने समाज सेवा में पढ़ाई की है, वो या चाहे वो सोशल वर्क हो या रूरल मैनेजमेंट हो, उसी तरीके के लोग ही एनजीओ या ट्रस्ट शुरुआत कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानती हूँ, जिनकी इस तरीके की कोई पढ़ाई नहीं है, लेकिन उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे जुड़ के अपने काम को शुरुआत किया है, और अब वो संस्था का निर्माण करना चाहते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। तो इसको किस तरीके के लोग एक एनजीओ या ट्रस्ट खोल सकते हैं? जी देखिए, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको, अगर आपने समाज विकास से जुड़े हुए अगर विषयों में अगर आपने पढ़ाई की है तभी आप एक एनजीओ का निर्माण कर सकते हैं और स्वयंसेवी संस्थाएं चला सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, और मतलब मैं नहीं समझता कि वो सही भी है। संस्थाएं कोई भी किसी भी बैकग्राउंड के लोग जो है बना सकते हैं। ये जरूर है कि आपको आपको मतलब सहायता जरूर मिलती है। जैसे मास्टर्स इन सोशल वर्क में एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है मैनेजमेंट ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज, है ना, या कुछ एक कोर्सेज हैं जहां पे एनजीओ मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। तो वैसे सब्जेक्ट्स से जो पढ़ के आते हैं लोग, उनकी थोड़ी सी समझ जो है वो बेहतर होती है इन थ्योरेटिकल टर्म्स, है ना। तो क्या लॉज हैं, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना है ना, वो सब चीजों का जो है उनको पहले से जानकारी होती है जो पढ़ाई पढ़ते हैं इसका, तो उसमें थोड़ा सा आसानी होती है उनको ऑपरेट करने में। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है कि सिर्फ जो है सोशल वर्क पढ़ने वाले लोग या समाज विकास के विषयों में कुछ शिक्षा लेने वाले लोग ही सिर्फ एनजीओ फॉर्म कर सकते हैं। जी जी तारा जी, थैंक यू। तो मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि तब ये एपिसोड उन सभी लोगों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद साबित होगा कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ाई की है, उनको भी इस सेशन, इस एपिसोड के द्वारा जानकारी मिलेगी कि क्या क्या जरूरतें होती हैं एक एनजीओ या ट्रस्ट को फॉर्म करने में। तो इसी से एक जो क्वेश्चन निकल के आता है कि एनजीओज भी होती हैं, ट्रस्ट भी होती हैं, कंपनीज भी होती हैं जो कि सोशल सेक्टर में काम करती हैं। तो क्या आप थोड़ा सा जानकारी दे पाएंगे कि इन सब में क्या अंतर होता है, या इनके अलावा भी कुछ होता है जो रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है? जी राष्ट्रीय, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि जो एनजीओ और समाज सेवी संस्थाएं और स्वयंसेवी संस्थाएं, जिनको अलग अलग भिन्न भिन्न नामों से हम जानते हैं, वो तीन तरह से रजिस्टर होती हैं। तीन उसके कानूनी प्रावधान हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है। एक को हम बोलते हैं ट्रस्ट एक्ट, जो बेसिकली पब्लिक एंड रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट है, उसके अंतर्गत रजिस्टर करते हैं। और तीसरा होता है कि कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन है, पहले सेक्शन 25 होता था, अभी 2013 के बाद अमेंडमेंट के बाद वो सेक्शन 8 कंपनीज कहलाती हैं, जिनका काम होता है नॉन प्रॉफिट, है ना। वैसी संस्थाएं, वैसी कंपनीज जो उनका ऑब्जेक्टिव है कि वो जो प्रॉफिट होगा उसको अपने शेयर होल्डर्स में, डायरेक्टर्स में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बल्कि उसको जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें जो है इन्वेस्ट करेंगे। तो संस्थाएं तीन तरह से बनती हैं और तीनों का अलग अलग एक प्रोसेस है। जो ट्रस्ट में जो लोग रजिस्टर कराते हैं, उसमें आपको मिनिमम 2 लोग चाहिए, एक सेटलर चाहिए और एक आपका जो है ट्रस्टी चाहिए, 2 विटनेसेस चाहिए। लेकिन मेनली जो है एक ट्रस्टी और एक सेटलर जो है, 2 लोग जो है वो आप ट्रस्ट फॉर्म कर सकते हैं। और उसके लिए आपको एक ट्रस्ट डीड जो है वो बनाना पड़ता है, और उसको रजिस्ट्रार
के पास जाके उसको ट्रस्ट डीड को जो है रजिस्टर कराना पड़ता है। ये इसका प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है कि आप जो है सोसाइटी में आप ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करते हैं अपना। सोसाइटी में थोड़ा सा एक अलग प्रोसीजर होता है। वहां पे पहले आपको नाम देखने होते हैं कि ऐसा कोई नाम जो पहले से रजिस्टर नहीं है सोसाइटी का लिस्ट में, वैसे ही नाम में आप रजिस्टर कर सकते हो। तो आपको 3-4 नाम जो है वो रजिस्ट्रार सोसाइटी को देने पड़ेंगे और फिर वो बताएंगे आपको कि वो उस नाम में सोसाइटी रजिस्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता। आपको जो है आपको जो बायलॉज बोलते हैं सोसाइटीज के, हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको ड्राफ्ट करने पड़ते हैं। वो डॉक्यूमेंट होता है, बायलॉज उसको हम बोलते हैं। सोसाइटीज जो है वो मिनिमम जो है कहीं पे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इसमें बदलाव आए हुए हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में। तो कहीं पे 5 लोग मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे 7 लोगों की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, और कहीं पे जो है आप 9 लोगों का रिक्वायरमेंट होता है। और इसमें थोड़ा सा ये भी रहता है कि आप जो है एक बेसिकली आपको जो 2 तरह के इसमें जो है लिस्ट होती है। एक होती है कि आप एग्जीक्यूटिव कमेटी एक उसको बोलते हैं, और दूसरा होता है डिजायरस पर्संस एक लिस्ट होता है। तो कुछ ऐसे लोग जो एग्जीक्यूटिव कमेटी में हैं, कुछ ऐसे लोग वो चाहते हैं कि संस्था फॉर्म करें लेकिन एग्जीक्यूटिव कमेटी का पार्ट नहीं होते। तो ऐसे करके 2 उसमें इसको बांटा होता है। कंपनीज एक्ट भी जो है वो, उसमें हम लोग 2 डायरेक्टर्स मिलके जो है कंपनीज एक्ट में वो नॉन प्रॉफिट खोल सकते हैं, कंपनी खोल सकते हैं, नॉन प्रॉफिट कंपनी। और सबसे आसान जो है जिसको आप ऑनलाइन घर बैठे जो है आप खोल सकते हैं, सबसे आसान है कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करना। सोसाइटी में क्या होता है कि आपको जैसे अलग अलग स्टेट्स में मैंने बोला कि अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग नियम हैं। अगर आप यूपी में जाएंगे तो वहां पे रजिस्ट्रार सोसाइटीज और चिट फंड्स करके एक होते हैं। अलग अलग जो कमिश्नरी होती हैं वहां पे सब रजिस्ट्रार बैठते हैं। तो उनके ऑफिस में, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके आपको सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सेम चीज जो है वो दिल्ली में भी है। अभी उनको जो सब डिविजनल वाइज उसको बांट दिया है। पहले एक रजिस्ट्रार सोसाइटीज और फर्म्स होते थे, अभी उनको अलग अलग सब डिविजन्स में जो है उनको डिवाइड कर दिया गया है। तो जहां पे आप रजिस्टर करना चाहते हो, जिस एड्रेस पे आप सोसाइटी रजिस्टर करना चाहते हो, उसके हिसाब से जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जहां पे बैठते हैं दिल्ली में, वहां पे आपका जो है सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसमें दोनों में और ट्रस्ट के अंदर भी जो है आपको जो सब रजिस्ट्रार होते हैं, जो जनरली जो है वो दिल्ली के अंदर जो है सब डिविजनल रजिस्ट्रार, सब डिविजन मजिस्ट्रेट का जो ऑफिस होता है वहां पे होता है। तो वहां पे जाके आपको जो है पर्सनली उनको जाके विजिट करना पड़ता है, और वो थोड़ा सा जो है वो लेंदी प्रोसेस है। और लगभग जो है ये पूरी प्रक्रिया में कम से कम जो है आप ये समझ लीजिए, अगर आप ट्रस्ट रजिस्टर करते हैं तो करीबन आपको 2 से 3 वीक का टाइम लग सकता है। सोसाइटी में थोड़ा सा समय लंबा होता है, उसमें थोड़ा और 2, आप समझ लीजिए 2 महीने का करीबन कुछ समय लग सकता है। करीबन आप 15 दिन, 1 महीने का समय आप रख लीजिए कि आपको कंपनी रजिस्टर, जब आप नॉन प्रॉफिट कंपनी रजिस्टर कराते हैं तो उसमें लगता है। लेकिन सबसे आसान जो तरीका ये है रजिस्टर कराना, वो कंपनी रजिस्टर कराना है। अब किसमें लोग कराते हैं, देखिए वो एक बहुत बड़ा पेचीदा मसला है। लोग मतलब कहते हैं कि इनको रजिस्टर भी आप करा रहे हैं, तो इन तीनों के अलग अलग फायदे क्या हैं? मतलब इसके पीछे का सोच क्या होनी चाहिए कि मुझे ट्रस्ट कराना है या फिर सोसाइटी करानी है या फिर कंपनी करानी है? क्योंकि काम में जहां तक है कि काम सब सिमिलर कर सकते हैं, एक जैसा कर सकते हैं, तो फिर डिफरेंस क्यों है? जी जी जी, देखिए हर उसके ना, हर एक्ट के अपने फायदे हैं, हर एक्ट के अपने जो है नुकसान है। नुकसान इन द सेंस के जो चैलेंजेस हैं, बेसिकली मैं बोलूंगा कि कहीं पे ना कंप्लायंस थोड़ा ज्यादा होता है, कहीं पे थोड़ा कंप्लायंस कम होता है। तो लोग जैसे ट्रस्ट में कराते हैं तो अब अगर आप महाराष्ट्र और
गुजरात की बात करेंगे तो वहां पे इसको जो बेसिकली चैरिटी कमिश्नर जो होता है वो मॉनिटर करता है, तो वहां पे थोड़े कंप्लायंसेस ज्यादा हैं। लेकिन बाकी दूसरे अगर जगहों पे देखेंगे तो सबसे कम कंप्लायंसेस जो है वो ट्रस्ट और सोसाइटी के अंतर्गत होते हैं। और कंपनी में बहुत ज्यादा जो है कंप्लायंसेस होते हैं। जितना भी एक दूसरी कंपनियां कंप्लायंस करती हैं, चाहे वो आपको जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं उसके कंप्लायंसेस को भी आपको मीट करना है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल करना है। जबकि आपका जो ट्रस्ट एक्ट है या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें उतने ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं है। उसमें सिर्फ आपको साल भर में एक बार जो है वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यहाँ है, जो जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका जो है साल में एक बार आपको रजिस्ट्रार सोसाइटीज में या फिर ये अपडेट करना पड़ता है कि आपका जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें नए लोग कौन जुड़े हैं। लेकिन हाँ, लेकिन कंपनीज में जो है वो आपको बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं। ट्रस्ट में और सोसाइटीज में सिर्फ आपका जो ज्यादातर जो कंप्लायंसेस हैं वो आपके इनकम टैक्स रिलेटेड कंप्लायंसेस हैं, जहां पे आप जो है वो रिटर्न फाइल करना है, आपको इनकम टैक्स रिलेटेड जो कंप्लायंसेस हैं वो ज्यादा हैं उसमें। बाकी जो सोसाइटी रजिस्ट्रार के लेवल पे जो कंप्लायंसेस हैं वो काफी मिनिमम है। तो लोग इस वजह से अपनी सहूलियत के हिसाब से जो है, और कई जगह पे क्योंकि सोसाइटी में जो है वो रिक्वायरमेंट है कि आपको मिनिमम 5 या 7 लोग आपके पास में होने चाहिए जो विलिंग कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करने के लिए। तो कई बार ये भी एक चैलेंज होता है कि उतने लोग शायद आते नहीं है एक साथ में, तो इसलिए लोग ट्रस्ट और कंपनी फॉर्म करना पसंद करते हैं। जी। एक चीज और पूछना चाहूंगी आप, क्योंकि कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग स्टेट्स में जाना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो ऑल इंडिया लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन से अलग होता है? नहीं, देखिए कोई अलग नहीं होता, प्रोसेस कोई अलग नहीं होता। सिर्फ कहीं कहीं पे जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें कहीं कहीं पे रिक्वायरमेंट है कि अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे आप बनाना चाहते हैं तो आपको 7 अलग अलग स्टेट से लोग होने चाहिए। तो ऐसा रिक्वायरमेंट है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के एक्ट के अंदर, लेकिन कंपनी में और ट्रस्ट में आपको ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, आपको ट्रस्ट डीड में और अपने बायलॉज में ये लिखना पड़ेगा कि यू वुड लाइक टू ऑपरेट ऑल ओवर इंडिया, सो दैट इज देयर। बट ऐसा कोई अलग से कोई रजिस्ट्रेशन होता है ऑल इंडिया लेवल पे जो काम करते हैं संस्थाएं, वैसा नहीं है जी, सेम प्रोसेस है जी। तो मतलब अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आपके पेपर्स में ये चीज पहले से लिखी होनी चाहिए कि आप ऑल इंडिया लेवल पे काम करना चाहते हैं, स्टेट स्पेसिफिक एंट्री ना हो, वो चीज आपको पहले से ध्यान रखनी चाहिए। जी। चलिए अब हम आगे बढ़कर अब हम ये जानना चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अगर हम देखें तो जो फर्स्ट स्टेप होता है उसके लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। हम जैसे पहले ऑफिस पहुंचते हैं उससे भी पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, तो उसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? क्योंकि MOU बनाना पड़ता है और मेंबर्स की भी डिटेल्स चाहिए होती हैं, उसमें किन किन चीजों की जरूरत होती है? देखिए पहले तो देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जो मेंबर्स आपके साथ में जुड़े हैं उनका KYC पूरा होना चाहिए, है ना। जो भी आप उनका जो आइडेंटिटी प्रूफ है, उनका जो रेजिडेंशियल प्रूफ है, ये होना बहुत जरूरी है। और आधार कार्ड की कॉपी शायद कंपलसरी होती है। जी हाँ, जो भी चाहे वो आधार कार्ड आप प्रेफर करें, बहुत से लोग आधार कार्ड प्रेफर नहीं करते हैं, तो वोटर ID कार्ड है, पैन कार्ड है, बिजली का बिल है, इस तरह की चीजें जो है, इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन जो है सारे मेंबर्स का होना चाहिए। और उसके बाद जो है, जैसा मैंने बोला कि आपको ट्रस्ट डीड ड्राफ्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट डीड में आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप क्या काम करना चाहते हैं, है ना, आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना, कैसे एक फंक्शन करेगी, है ना। जैसे भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, एक भारत का एक संविधान है, वैसे ही जो है हर संस्था का एक संविधान होता है कि आप कैसे ऑपरेट करेंगे। जी। तो वो आपको बनाने पड़ेंगे, चाहे वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हो जिसमें आप मेमोरेंडम ऑफ
सॉरी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं उसको, है ना। और सेम चीज जो है वो आपका कंपनीज में होती है, और ट्रस्ट के अंदर जो है वो ट्रस्ट डीड होती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे और फिर उनको जो है आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है उसमें बेसिकली आप अगर बोलें तो आपके पास में सारे मेंबर्स के जो है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। दूसरा जो है जहां पे आप ऑफिस खोल रहे हैं वहां के जो आपका लैंडलॉर्ड है, जहाँ रेंटेड अकोमोडेशन है चाहे ओन बिल्डिंग है, तो वहां से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए जो आपकी जिस जुडिक्शन में आप ऑफिस खोल रहे हैं। तो ये मेन जो है चीजें हैं। और जहां पे आप ऑफिस खोल रहे हैं, जो रजिस्टर्ड ऑफिस आप रख रहे हैं, वहां का जो है बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, जो कोई भी यूटिलिटी बिल आपके पास में होना चाहिए, जो उसको आपको उस वक्त जो है देना पड़ेगा एज ए प्रूफ के भाई आप यहाँ से ऑपरेट करना चाहते हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, और ऐसा कोई खास जो है और उस तरह का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें क्या आपको बैंक अकाउंट भी खुलवाना पड़ता है इनिशियली? देखिए, बैंक अकाउंट तभी खुलेगा आपका जब आप रजिस्टर हो जाएंगे, जब आपके पास में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, है ना। तो उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बेसिस पे ट्रस्ट डीड जब आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी, है ना, उसके बेसिस पे यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है आपको ट्रस्ट डीड के अंदर। वो ट्रस्ट डीड ही होती है जो एज ए सर्टिफिकेट काम करती है। लेकिन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में और कंपनीज एक्ट में आपको एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। उसको आपको दिखा के आपको पैन कार्ड के अप्लाई करना पड़ेगा, आपको बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, आपको 12A के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, आपको ATG के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। वही जो सर्टिफिकेट है वही हर जगह जो है आपको जो दूसरे रजिस्ट्रेशंस कराने हैं, इनकम टैक्स में हो चाहे दूसरी जगह पे हो, वो सर्टिफिकेट आपको यूज करना पड़ेगा। जी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि एनजीओ या ट्रस्ट या नॉन प्रॉफिट अंडर कंपनीज एक्ट अगर हम रजिस्टर कराना चाहते हैं तो पहले हम मेंबर्स डिसाइड करें कि कौन मेंबर्स होंगे, उसके बाद फिर हम अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें जिसमें हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो, जिसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव्स, विजन, मिशन, जो एक्टिविटीज हम करना चाहते हैं, हम स्टेट स्पेसिफिक करना चाहते हैं या ऑल इंडिया लेवल पे करना चाहते हैं, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी दें। उसके अलावा हम सारे मेंबर्स का केवाईसी अटैच करें और फिर हम उसको जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में या जो भी कंसर्न ऑफिस है वहां जाके सबमिट करें। और जब ये सारी चीजें सबमिट हो जाए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाए, और फिर उसके बाद हम जाके अपना एक बैंक अकाउंट खुलवाएं। जी, ये पूरा जी, प्रोसेस होगा आपका। जी। तो जी, अच्छा, जब ये जो आप 80G और 12A के बारे में बात कर रहे हैं अभी, तो ये सब भी फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद की प्रक्रिया होगी कि जब आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा उसके बाद की प्रोसेस होगी? जी, तो हाँ, ये जो हम बात करें 80G की या FCRA हो गया या 12A हो गया, इन सारी चीजों की क्यों आवश्यकता पड़ती है एक एनजीओ में या ट्रस्ट में? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा राष्ट्रीय जी आपने। देखिए, जब आप एक संस्था रजिस्टर कराते हैं तो ना ही ट्रस्ट एक्ट, ना ही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ना ही कंपनीज एक्ट जो नॉन प्रॉफिट में वो जो आप खोलते हैं, वो आपका जो डोनेशंस आपको मिलती हैं, है ना, उस डोनेशन पे आपको टैक्स ना लगे। वो आपकी जो जो पैसे जो आपके संस्था में आ रहे हैं उनको एज ए इनकम ट्रीट ना किया जाए, है ना, उस पे टैक्स ना लगे। उसके लिए आपको जो है अपने आप को एक चैरिटेबल ट्रस्ट और नॉन प्रॉफिट जो है वो डिक्लेयर कराना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ट्रस्ट में रजिस्टर करा दिया और सोसाइटी में रजिस्टर करा दिया और यहाँ पे नॉन प्रॉफिट कंपनी में रजिस्टर करा दिया एक्ट में तो आप नॉन प्रॉफिट हो गए, नहीं। जब तक कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं बोलता है कि आपका जो भी आप इनकम है, और वो कैसे बोलता है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको 12 में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 12 आपको ये अधिकार देता है कि आपकी जितनी भी इनकम है वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगी अगर आपके पास में 12 है तो, है ना। अगर आप 12 नहीं लेते हैं और विदाउट 12 के अगर आप डोनेशंस लेते हैं लोगों से, तो उस सारी डोनेशन पे आपको जो है जो भी रेस्पेक्टिव रेट होगा उस रेट पे जो है आपको सरकार को जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। ओके। एंड 80G तो 80G इसलिए का क्या फायदा है?
जी देखिए, 12 होता है संस्था के जितने भी डोनेशन आ रहा है उसको माफी मिल जाता है इनकम टैक्स से, है ना। लेकिन सर्टेन कंडीशंस हैं, वो काफी बड़ा होगा अगर मैं वो सब बात करूंगा। एटीजी होता है कि जो आपको जो पैसा दे रहा है डोनर, है ना, अगर मान लीजिए मैं आपको कुछ डोनेशन दे रहा हूं तो मुझे क्या फायदा होगा, है ना। तो मैं जिस डोनेशन को दे रहा हूं आपको उस पे टैक्स ना लगे, है ना, इसलिए जो है वो एटीजी होता है। तो कई जगह पे वो कई संस्थाओं को वो 50% मिलता है, कई संस्थाओं को 100% मिलता है। उसमें भी बेसिकली टैक्स एग्जेम्पशन बोलते हैं उसको, जो नाम है उसका। तो उसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए मैं आपको 50,000 रुपए दे रहा हूं डोनेशन, तो मेरा जो 25,000 रुपए है वो उस पे जो है वो टैक्स नहीं लगेगा मेरे को, है ना, वो मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा टैक्स से। तो इसलिए जो है लोग जो है एटीजी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं ताकि उनको डोनेशन मिलने में आसानी रहे। और डोनर इसलिए उनको अच्छा लगता है कि वो एक पुण्य का काम तो कर ही रहे हैं, साथ साथ पुण्य के कमाने के साथ साथ उनको भी थोड़ा जो डोनेशन दे रहे हैं उस पर एक रिबेट मिल रहा है, उनको टैक्स में छूट मिल रही है। तो ये फायदा होता है 12 और एटीजी का। थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। अब जो बच गया है एफसीआरए, जो कि फॉरेन फंडिंग के लिए बहुत ही जरूरी है, तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। देखिए, कोई भी संस्था जो समाज विकास के लिए काम कर रही है, ये लोग डोनेशंस मांगते हैं और फिर जो है अपना काम करते हैं, जो भी इनको काम करना होता है समाज विकास का। अब डोनेशंस जो है वो अलग अलग तरह से मिलती हैं। कुछ लोग जो है वो विद इन इंडिया जो है डोनेशंस लेते हैं, लेकिन काफी सारी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो विदेशों से जो है वो दान लेना चाहती हैं। और विदेशों में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो भारत जैसे जो देश हैं वैसे देशों को जो है जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनको आगे ग्रो करने में हेल्प करने के लिए डोनेशंस देते हैं बाहर के देशों में लोग। तो अगर कोई संस्था जो है विदेशों से अगर पैसा लेना चाहती है तो उसको जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में जो है रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। अगर विदाउट उसके अगर कोई भी व्यक्ति भी, इसमें व्यक्ति का भी जिक्र है कि व्यक्ति भी जो है अगर विदाउट एफसीआरए के जो है अगर पैसा ले रहा है, एक सीलिंग है उसमें, है ना, तो उसको जो है वो गैर कानूनी माना जाएगा और अन्य जो है बहुत सारे जो नियम हैं उसके तहत जो है उस संस्था के खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए जो है अगर मान लीजिए कोई कोई इंडियन है ना, बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, है ना, जिसके पास में भारतीय पासपोर्ट नहीं है, इंडियन पासपोर्ट नहीं है, अगर कोई व्यक्ति उससे डोनेशन ले लेता है तो तब भी जो है वो वही व्यक्ति डोनेशन ले सकता है जिसके पास में एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है। कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसको नहीं ले सकता। तो आप किसी भी व्यक्ति से डोनेशन ले रहे हैं, किसी भी संस्था से डोनेशन ले रहे हैं, व्यक्ति के पास अगर इंडियन पासपोर्ट नहीं है, कोई और देश का पासपोर्ट है, तो वो जो है वो विदेशी चंदा माना जाएगा, है ना। और किसी अगर विदेशी संस्था से ले रहे हैं तो वो भी जो है विदेशी चंदा माना जाएगा। और विदेशी चंदा अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन होना जो है मस्ट है। तो क्या ये एफसीआरए रजिस्ट्रेशन भी आप इनिशियल ईयर्स में ही ले सकते हैं या कुछ टाइम पीरियड होता है उसके बाद एफसीआरए रजिस्ट्रेशन मिलता है? नहीं देखिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है इसमें। आप जो है कई बार होता है कि आप एक प्रायर परमिशन भी मिलता है। अगर आपको मान लीजिए आप का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और कोई डोनर एजेंसी आपको बोलती है कि हम आपको डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से आप एक प्रायर परमिशन ले सकते हैं। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है लेकिन आपको किसी ने कमिटमेंट कर दिया कि भाई मैं आपको डोनेशन देना चाहता हूं, तो आप एक एप्लीकेशन भर सकते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दे सकते हैं कि भाई ये XYZ संस्था है जो हमें डोनेशन देना चाहती है, इतना पैसा देना चाहती है, इस काम को करने के लिए पैसा देना चाहती है। तो अगर वो आपका कानून के हिसाब से ठीक बैठ रहा है तो वो आपको परमिशन दे देंगे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है
कि लेकिन हाँ, आपको वो कम से कम जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके जो है वो सारे पूरे होने चाहिए। जी। तो आज जो भी चर्चा की हम लोगों ने, उसमें हमें ये तो समझ में आया कि आप सोसाइटी बनाए या फिर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करवाएं या ट्रस्ट करवाएं या नॉन कंपनीज एक्ट के अंडर करवाएं, आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस डिपार्टमेंट में जाएंगे और कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और सबसे पहले शायद ये जरूरी है कि आप ये डिसाइड करें कि आप क्या काम करना चाहते हैं और किन लोगों के साथ में काम करना चाहते हैं। आपका एक विजन क्लियर होना चाहिए कि किस सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकते हैं उस सेक्टर में। बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने आज कवर किए। इसके अलावा आप कोई जानकारी चाहते हैं जो दर्शकों के साथ में शेयर करना, जिससे कि उनको आसानी हो अपना रजिस्टर करवाने में या इस एरिया में काम करने में? जी राशि, देखिए आपने बहुत बढ़िया बात कही। मैं तो ये कहूंगा कि पहले आप ना बिना रजिस्ट्रेशन के चला के देखिए, है ना। जैसे जब मैंने शुरू किया तो उस वक्त जो है मैं जो है अपने एमए फर्स्ट ईयर में था। जब 2002 में मैंने रजिस्टर कराया, उस वक्त मैं एमए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था। और उस वक्त ही जो है हमने 2001 में काम करना शुरू किया। जब मैंने एमए में एडमिशन लिया, मैंने 2001 में हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और जब हमको लगा कि भाई सच में हम इस तरह का काम करना चाहते हैं, हम लोग जुड़ के काम कर सकते हैं, आपस में मिलके काम कर सकते हैं। 1 महीना हमने देखा कि भाई हमारा एंथुसियाज्म कितना है, हम वाकई सीरियस हैं कि नहीं है। उसके बाद हमने जो है वो एक सोसाइटी हमने रजिस्टर कराया। अब देखिए हिंदुस्तान में आई थिंक 3 मिलियन और 3.5 मिलियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो डिफंक्ट हैं, काम नहीं करती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति जो है वो संस्था बना ले और फिर काम ना करे, तो एक और नंबर जुड़ जाएगा उस नंबर में। तो मुझे लगता है कि पहले थोड़ा तो आपको करना ही पड़ेगा, जो जी प्रोसेसेस जी जी आपको एनुअली जो भी करने वो करने ही पड़ेंगे। तो सोच जी समझ जी के जी रजिस्टर कराएं जी। जी। तो कंप्लायंसेस बहुत है, तो मैं पहले यही कहूंगा कि आप साल 6 महीना पहले थोड़ा ग्राउंड पे काम करके देखिए। उसके बाद जो है आप ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर आप दीजिए अपने इनिशिएटिव्स को। जी। थैंक यू सो मच तारा जी। जैसे कि आपने देखा, आज के एपिसोड में हम लोगों ने एनजीओ और ट्रस्ट और नॉन प्रॉफिट कंपनी के बारे में डिस्कशन किया और उसको किस तरीके से स्टैब्लिश की जाए और किस तरीके से हम उसके लिए 12A, ATG और FCRA की प्रक्रिया करें, इसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग पूरी जानकारी एकत्रित करें, अपने आप का, अपना मोटिवेशन, अपना इंकरेजमेंट, इन सारी चीजों को देखें। कौन लोग हैं जो आपका साथ देंगे इस पूरी प्रक्रिया में और कौन लोग हैं जो जुड़ के आपके साथ में काम करना चाहेंगे लॉन्ग टर्म में। इन सभी बातों को ध्यान रखें और उसके बाद फिर सोचें कि किस प्रकार का एनजीओ या ट्रस्ट आप खोलना चाहते हैं और किस प्रकार का सामाजिक बदलाव आप लाना चाहते हैं। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में जाएं। और ये बहुत जरूरी है, जो लोग सच में बहुत ही जेन्युइनली फील्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, वो जो लोग कमिटमेंट से काम कर रहे हैं, आप लोगों से सभी से अनुरोध है कि आप लोग अपने आप को रजिस्टर कराएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको फंडिंग दे पाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लोग जेन्युइनली काम करते हैं उनका काम दिखाई देता है और फंडिंग उनको मिल भी जाती है। इसलिए आप लोग अगर जेन्युइनली काम कर रहे हैं और अपने फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं और उस काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो एनजीओस को जरूर ही रजिस्टर कराएं और इस क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन दें। तारा जी, इसी के साथ में हम ये एपिसोड आज के लिए खत्म करना चाहेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम कोई नया टॉपिक लेके आके डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? नहीं, धन्यवाद आशी जी। ये बहुत अच्छी पहल है। अगर आपके दर्शकों के कोई और सवाल हो तो वो हमें भेज सकते हैं। पिछले एपिसोड में कुछ काफी लोगों के सवाल आए हमारे पास में, तो जिनके भी संस्था बनाने से संबंधित जितने भी लोगों के अगर कोई सवाल हैं तो हमें वो रीच आउट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में जब भी आप मुझे बुलाएंगी तब हम आपके दर्शकों के जो क्वेश्चंस होंगे उनके जवाब देंगे।
थैंक यू सो मच तारे, थैंक यू व्यूवर्स। थैंक